हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत किया था और मैंने कहा था कि भाई ये जो हमारा चैनल है और ये मुख्यतः हमारा जो खास करके जो क्लासेस है, ये लेक्चर है, वो बेसिकली यूपीएससी का पीटी और मेंस को लेकर के है। तो इसमें हम लोग मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी चर्चा करेंगे और पीटी के पॉइंट से भी चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे शुरुआत किया था जियोमॉर्फोलॉजी से, तो डिफरेंटली बात है जब आप ज्योग्राफी को समझते हैं, और ज्योग्राफी तभी आपको समझ में आएगा जब आप पूरी तरह से जियोमॉर्फिक प्रोसेस को समझेंगे। और आप जब जियोमॉर्फिक प्रोसेस समझना होगा तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। तो इसकी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी और पिछले क्लास में हमने सोलर सिस्टम की बात की थी। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि इसका एक एनिमेशन है, जो वीडियो है, जो एनिमेशन खुद मैंने उसको काफ़ी एडिट करके और काफ़ी समझाने की प्रयास से किया है ताकि आप बहुत इजी समझ जाएं कि ये एक्रीडिशन डिस्क मॉडल, या जिसको कहते हैं सोलर नेबुलर डिस्क मॉडल, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ये आखिर होता क्या है, ये बनता क्या है। उसी तरह से बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो बिग बैंग थ्योरी का जैसा कि मैंने बताया था कि जॉर्ज गैमोव और उनके साथी, तो उनके साथी ने किस तरह से इसमें योगदान दिया, किस तरह से संशोधन किया, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा जो कुछ एनिमेशन है वो एनिमेशन आपको हम दिखाएंगे। तो ये देखिए कि हमारा बिग बैंग थ्योरी कैसे बना था। बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम लोग इसका उल्लेख करेंगे। तो तकरीबन जैसा कि मैंने बताया था 13.8 बिलियन साल पहले, 13.8 अरब साल पहले। इसका मतलब यह हो गया कि ये तकरीबन मोटे तौर पे अगर देख लें तो ये 14 अरब साल पहले जो सारा था एक कॉस्मिक एग के रूप में था, काफी कॉस्मिक एग के रूप में था। अब इसको आगे देखेंगे तो इसी से महाविस्फोट हुआ। आगे हम लोग देखें, इसको विस्फोट हो गया और इसी से हमारे सारे गैलेक्सीज, जितने भी हमारे यूनिवर्स थे, वो सारा बना। लेकिन एक चीज जो होता है, जो अक्सर बिग बैंग थ्योरी के बारे में लोगों को कंफ्यूजन है कि एक महाविस्फोट हुआ और ये इससे सिर्फ महाविस्फोट से संबंधित नहीं है। इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको लेके यूनिवर्स का संरचना की बात अगर हम लोग करें तो, नंबर एक कि एक्सपेंड फ्रॉम ए हॉटर एंड डेंसर पार्टिकल, यानी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक छोटा सा कॉस्मिक एग था जो काफी डेंसर था और काफी हॉटर था। उसी से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ और अभी भी ये एक्सपेंड कर रहा है। और इसमें तीन लोग, जैसे कि मैंने बताया था, ये जॉर्ज गैमोव है और जॉर्ज गैमोव के साथ हैंस बेथे और राल्फ एल्फा, ये तीनों मिलके 1948 ईस्वी में एक सर्वे किया यूनिवर्स का। और जब इन्होंने यूनिवर्स का सर्वे किया तो यूनिवर्स के सर्वे में इन्होंने पाया कि तकरीबन 92% जो यूनिवर्स के मैटर है वो हाइड्रोजन है और सिर्फ 8% जो है वो हीलियम है। बाकी जो भी मैटर है वो लगभग नेग्लिजिबल है पूरे यूनिवर्स में। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली बात है, जब ये एटॉमिक पार्टिकल से बिग बैंग एक्सपेंड किया तो ये दो जो प्राइमरी थे, हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपको आए। तो इनका जो सर्वे था वो सर्वे में इस तरह से आया तीनों का, ये तीनों का, कि हाइड्रोजन आप देख लें तो हाइड्रोजन जो था वो तकरीबन आप देखें 92% था, यानी 92% आपका हाइड्रोजन अगर यूनिवर्स का जो सर्वे किया गया उसमें पता चला, और 8% हीलियम था, अदर लगभग 0 के लगभग था। तो इसके बाद वैज्ञानिकों में बहस हुई कि ये जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। और फिर 1964 में हम लोग देखेंगे तो ये बिग बैंग थ्योरी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त हुआ। इसलिए मान्यता प्राप्त हुआ कि आप लोग जानते हैं कि 1960 के दशक में, 57 में पहली बार यूरी गागरिन स्पेस में गए और 60 के दशक में स्पेस एक्सप्लोरेशन, अर्थात जो हमारा अंतरिक्ष था उसमें खोज शुरू हुआ। और जब अंतरिक्ष में खोज शुरू हुआ तो उस खोज के आधार पे ये पता चला कि जो हमारा यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर, जैसे कि मैंने कहा था कि काफी हॉटर था और धीरे धीरे ठंडा हो गया, कोल्डर हो गया। तो वर्तमान में जो यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर अगर हम देखें तो -270 डिग्री सेल्सियस के करीब आता है, या -455 डिग्री फ़ारेनहाइट, या अगर केल्विन में देखें तो 2.7 केल्विन के लगभग ये आता है अगर हम यूनिवर्स का टेम्परेचर देखें
ये स्पेस का पूरा यूनिवर्स का अगर हम देखें तो ये जैसे हॉटर था तो फिर ये घटता गया, और घटने के बाद आप ये देख ले कि 2.7 के या इसको देखा तो 455 फ़ारेनहाइट था। तो अभी भी देखें तो कहीं भी आप यूनिवर्स में जाएंगे तो आपको यही टेम्परेचर मिलेगा स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो ये यूनिवर्सल टेम्परेचर है। और यही जब हमारा यूनिवर्स बिग बैंग हुआ तो ट्रिलियंथ ऑफ सेकेंड में ही पूरा तरफ चारों तरफ फैल गया, और फैलने के बाद जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा सोलर सिस्टम बना, हमारा गैलेक्सी बना, ये सारी चीजें बनी। तो ये अगर हम देखें तो इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, जिस तरह से हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे कि सोलर सिस्टम बना कैसे, तो उसको अगर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम किस तरह से हुआ। तो ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, ये देखिए बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, ये जो था वो सोलर नेबुलर डिस्क मॉडल जो मैंने आपको बताया था, वो किसने दिया था? वो दिया था आपको विक्टर सेफ्रोनोव ने 1972 में। तो उन्होंने ये जो मॉडल दिया था उसका मतलब था कि सोलर नेबुलर डिस्क मॉडल, जिसको SNDM कहा जाता है, प्रपोज्ड बाय विक्टर सेफ्रोनोव इन हिज बुक। उन्होंने जो एक बुक लिखा था तो उस बुक का नाम ये था एवोल्यूशन ऑफ द प्रोटोप्लेनेटरी क्लाउड एंड फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड द प्लेनेट्स, यानी हमारा अर्थ का कैसे निर्माण हुआ, हमारे प्लेनेट्स का कैसे निर्माण हुआ। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया और इसको एक्रेशन मॉडल कहा जाता है, या अभिवृद्धि, हिंदी में अभिवृद्धि मॉडल कहते हैं। तो इसको आप देख लीजिए इस तरह से आगे। तो इसको हम देखें तो ये एक नेबुला था, नेबुलर था, चारों तरफ ब्रह्मांड में ये फैला हुआ था, और इसी से हमारे सारे ग्रह वगैरह का निर्माण हुआ। तो ये इसको नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुलर मॉडल कहा जाता है। ये देखिए, यानी शुरू में एक नेबुला था, नेबुला के बाद धीरे धीरे ये आपका आकार दिया, और फाइनली आपका ये सोलर सिस्टम इस तरह से यहां ये बना। तो ये नेबुलर हाइपोथेसिस बताते हैं। इसी के आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमारा सूर्य और हमारा सोलर सिस्टम बना इस नेबुलर हाइपोथेसिस के मुताबिक। तो इस तरह से एक नेबुला था जो काफी, आप कह सकते हैं कि ये गैस का था और ठंडा था, और ये चारों तरफ ये कर रहा था। इसको इस तरह से देखेंगे तो एक डिस्क की तरह से, डिस्क के आकार का होगा और नाचता हुआ, अगर कोई नाचता हुआ डिस्क होता है, जैसे इस तरह से ये देखिए नाच रहा है। जब आप कोई भी चीज नाचता है तो क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होता है वो आपको केंद्र की तरफ आ जाता है, और जो लाइटर रहता है वो बाहर चला जाता है, यानी जो हल्के होते हैं वो बाहर। तो जो हैवियर चीज था वो केंद्र की तरफ आया, जब केंद्र की तरफ आया तो ग्रेविटी बढ़ी, जब ग्रेविटी बढ़ी तो वहां प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो फिर टेम्परेचर बढ़ा। और यही देखिए, यही एक्रेडिशन मॉडल, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से होता गया, और इसको एक्रेशन डिस्क कहा गया। अब ये छोटे 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 जो पार्टिकल थे वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुआ, और बीच में जब आप देखेंगे कि काफी टेम्परेचर बढ़ा, यानी 11 से लेके 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बीच जब टेम्परेचर बना तो हमारा सूर्य का निर्माण हुआ, और इसको कहा गया प्रोटो स्टार, यानी पहला सूर्य बना, जो आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले ये सूर्य बना। अब ये सूर्य आप देखेंगे धीरे 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 इस तरह से बनता गया, और जो ग्रह थे, ये छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो भी एक साथ क्लम्प होते गए उसके साथ, और इस तरह का जो बना इसको कहते हैं, इस तरह का जो ये बना इसको कहते हैं प्रोटोप्लेनेट, यानी प्रारंभिक ये ग्रह बना, प्रोटोप्लेनेट बना। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। ठीक है, ये प्रोटोप्लेनेट बना। इसी तरह हमारा पूरा सोलर सिस्टम का निर्माण एक डिस्क के आकार का हुआ, और ये देखिए इस तरह से हमारा जितने भी ग्रह थे ये बने, इस तरह से ये हमारा सोलर नेबुलर डिस्क हुआ।
इससे एक और चीज आता है कि जैसे आप देखेंगे, ये देखिए, तो जो सूरज के पास के थे वो यहां से यहां देखिए कि इस तरह से जब सोलर विंड निकला तो सारा जो इनर प्लेनेट था वो चट्टान का हो गया और जो गैसीय जो ठंडे प्लेनेट थे वो बाहर चले गए, जो भारत मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम में इस तरह से। ये देखिए, तो अब यहां से यहां जैसे कि मैंने बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको हम लोगों ने इनर प्लेनेट कहा और इसके बाद जैसे जैसे ठंडा हुआ तो वो आउटर प्लेनेट कहलाया। तो ये सारा आपका मॉडल है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोटो अर्थ था, पृथ्वी था, वो लगातार टक्कर हो रहा था और चंद्रमा का भी निर्माण जो था वो पृथ्वी में एक टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये सारा है आपका जिसको कहा जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस। इससे दो चीज बहुत एक्सप्लेन क्लियर होता है कि जितने भी प्लेनेट एंड स्टार है बेसिकली स्पिन सेम डायरेक्शन में करते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स जो हमारा सोलर सिस्टम में है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो गैस जाइंट है वो सूरज से दूर है और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो इनर प्लैनेट है, वो भी ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस क्लियरली एक्सप्लेन करता है। तो ये आपका सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन जो था वो है आपका। तो अब हम लोग देखेंगे, चूंकि हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे और आप लोगों को बुध तक हमने, शुक्र तक हमने बताया था आपको, और उसके बाद अब मंगल से लेके जितने भी प्लैनेट्स बचे हैं, और उसके बाद हम अर्थ का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले एक और है हमारा कि सोलर सिस्टम, ये तो हमने फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बताया, जो हमारा सोलर सिस्टम का अरेंजमेंट है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किसको कहते हैं, काइपर बेल्ट किसको कहते हैं, ये अक्सर कई कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको पढ़ने से ये फायदा है, इस क्लास से आपको ये फायदा होगा कि जो आप एक बुक में पढ़ते हैं तो बुक में एक सरसरी एक लाइन पे होता है, यहाँ आपको 3D एनिमेशन के माध्यम से दिया जाएगा ताकि आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं हो, वो आप देख करके आप विजुअलाइज कर सके। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तभी कामयाब होंगे जब आप उस चीज को दिमाग में विजुअलाइज कर लें, यानी कि उसको एक दृश्य। तो हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ये सोलर सिस्टम कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरह से है। ये जैसे कि हमने बताया कि हमारा मिल्की वे था सोलर सिस्टम, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अगर हम देखेंगे तो मिल्की वे ऐसे हमको दिखाई देता है। तो आगे अगर हम देखें तो मिल्की वे गैलेक्सी है ये हमारा, और यहां देखिए जो हमने बताया था उससे पहले इस बोर्ड पे लिख के वही एनिमेशन यहां है आपका। ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है, ये सेरिगेटस ए जिसको बोलते हैं वहां है, और वहां से हमारा ये सोलर सिस्टम जो है वो है ओरायन स्पर, यानी ओरायन के आर्म। ओरायन एक स्पर है इस एरिया में लोकलाइज, यही हमारा ये छोटा सा सोलर सिस्टम है। तो अगर आप एज ए मिल्की वे को देखेंगे तो हमारा सोलर सिस्टम यहां है। इसके आगे हम लोग देखें तो देखिए, तो अभी देखेंगे कि जो हमारा मिल्की ये पूरा गैलेक्सी है, जो हमारा ब्रह्मांड का ये आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% ही ऐसे तारे हैं जो प्लेनेटरी सिस्टम डेवलप है, जिसमें जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है उस तरह से प्लेनेटरी सिस्टम डेवलप है इसमें। तो आगे चलते हैं हम लोग और इसको इस तरह से देखिए। यहां हमारा जैसे मैंने बताया ओरायन स्पर, यहां हमारा सूर्य है। अब इस तरह से देखेंगे तो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, और इस 8 प्लैनेट्स को हमने 2 कैटेगरी में बांटे हैं। 2 कैटेगरी कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 में जैसा कि मैंने बताया था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या है आपको, वेनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, ये है। ये इसमें कुछ खासियत है और ये अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों कहते हैं। तो इसके आधार पे हम लोग देखेंगे मेड फ्रॉम द रॉकी मटेरियल, ये चट्टानों के बने होते हैं। नंबर 1
वेरी फ्यू मून्स, यानी इसके अंदर जो चंद्रमा होती है बहुत कम होती है, जैसे पृथ्वी को 1, वेनस और बुध को कुछ नहीं, और मंगल को 2, तो बहुत ही कम मून्स होते हैं। सरफेस और सॉलिड, इसके जो सतह होते हैं वो पूरी तरह से ठोस होते हैं, और उसी तरह से डोंट हैव रिंग्स। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये चारों के चारों प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम आपको नहीं पाए जाएंगे, इंटरनल इसमें आपको रिंग सिस्टम नहीं पाए जाएंगे। इसके अगर हम आगे देखें तो ये छोटे होते हैं उसके अपेक्षाकृत। देखिए ये मरकरी का जो ट्रांजिट हुआ था उसका था, ये नासा के सहयोग से मैंने लिख भी दिया नीचे, तो इसके सहयोग से मैंने लिया। अब हमने बताया कि ये जो वेनस है, कल जो बताया था हॉटेस्ट प्लेनेट 867 डिग्री फ़ारेनहाइट या 465 डिग्री सेल्सियस जो मैंने बताया था, तो ये वेनस तक हमने आपको बता दिया था। अब वेनस के बाद हम लोग अर्थ के बारे में तो जानते ही हैं, ये ओनली है जी जहां एकदम नॉन इन्वायरमेंट है, यानी जानदार लोग रहते, मतलब जीव रहते हैं, ये ओनली प्लेनेट है। अब हम लोग मार्स के बारे में थोड़ा सा जान लें तो मार्स जो है ये लाइफ को सपोर्ट कर सकता है, और शुरुआत में जो तकरीबन आप देखेंगे 3.7 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह पे जीव पाए जाते थे, ऐसा मानना है। क्योंकि अभी बहुत सारे रिसर्च इस पे हुए हैं, मंगल ग्रह पे हुए हैं। जैसा कि आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, तो आज से 13.7 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह इस तरह से था, पृथ्वी की तरह, और यहाँ ये जो समुद्र है वहाँ भी समुद्र हुआ करता था। और इसी में अभी जो नासा का परसेवरेंस यान जो गया है वो कहाँ उतरा है, जिजरो क्रेटर पे, तो जिजरो क्रेटर भी मंगल ग्रह पे है। तो इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ सरफेस था, लेकिन कालांतर में इसके जो वायुमंडल थे वो समाप्त हो गए, और कुछ सरफेस जो थे वो आइसी हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो जोवियन प्लेनेट, जिसको कहते हैं जोवियन प्लेनेट, या आप देखेंगे कि इसको गैस जाइंट भी कहा जाता है, या गैसीय दानव भी हिंदी में कहते हैं। ये जोवियन प्लेनेट में है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 4 प्लेनेट है जो 8 में है। ये गैस जाइंट है, और इसको आइस जाइंट कहा जाता है, यूरेनस और नेपच्यून को। तो ये बेसिकली हीलियम और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। इसमें ज्यादातर आइस यानी आइस होते हैं, कुछ रॉक्स वगैरह आपको होंगे, मीथेन, एमोनिया इत्यादि होंगे। अब इसकी खासियत क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी खासियत क्या है, जैसे मैंने टेरेस्ट्रियल की खासियत बताया था कि उसको टेरेस्ट्रियल क्यों कहते हैं, उसी तरह से जोवियन प्लेनेट या जिसको कहते हैं कि गैस दानव ग्रह, तो इस ग्रह की खासियत आखिर है क्या, इस पे हम लोग चर्चा करें। तो इसमें हम देखें तो इसमें मल्टीपल मून्स होते हैं। जैसे आप जुपिटर का देखेंगे तो 67 मून के लगभग है, 70 कहीं कहीं तक आता है आपको। उसी तरह से देखेंगे तो सैटर्न में कई मून है, उसी तरह से देखेंगे तो नेपच्यून में काफ़ी मून्स हैं, यूरेनस में काफ़ी मून्स हैं। तो इसीलिए इसमें आपको मल्टीपल मून्स होंगे। इसमें ज़्यादातर में रिंग सिस्टम होता है, सपोर्ट रिंग सिस्टम, यानी जैसे देखें सैटर्न का रिंग सिस्टम किस तरह से क्लियर कट है, तो सैटर्न का, जुपिटर में भी है, छोटा सा रिंग सिस्टम है, उसी तरह से यूरेनस में भी रिंग सिस्टम है। तो इसमें जितने भी गैस जाइंट है इसमें आपको रिंग सिस्टम मिलेगा, और इसका साइज जो होगा इस प्लेनेट का वो काफी बड़ा साइज आपको लगेगा। तो ये देख लीजिए, ये देखिए। अब ये जुपिटर जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट है, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। इस तरह से आप देख लीजिए जुपिटर, फिर सैटर्न। अगर हम देखेंगे तो सैटर्न का जो रिंग है, जो काफी दूर से हम लोगों को रिंग दिखाई देता है, उस सैटर्न का रिंग यानी सैटर्न से लेके उस रिंग की अगर हम दूरी मापें तो लगभग जितनी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, यानी आप देखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, उस हिसाब से ये देखेंगे तो 1,75,000 माइल्स की दूरी पे है, या 2,82,000 किलोमीटर यहां से यहां है। और अगर मून्स को यहां देख ले और फिर पृथ्वी को यहां देख ले तो पृथ्वी से मून की कितनी दूरी है, 3,80,000 किलोमीटर या 3,85,000 किलोमीटर। तो वो बीच में वेरी करता रहता है। तो ये मून का और अर्थ का जितना है उतना ही ये सैटर्न के रिंग की अगर हम साइज की बात करें तो। उसके आगे अगर हम लोग चले तो ये देखेंगे कि ये जो रिंग है वो तकरीबन उसकी मोटाई सिर्फ 1 किलोमीटर के बराबर होता है।
उसके बाद 2 हो गया आपका यूरेनस, और इसका रोटेशन साइड जो है वो उस तरह से उल्टा है। फिर नेपच्यून आप देख लें। तो अब नेपच्यून और सूर्य के बीच की दूरी अगर हम देखें तो आप इसको देख लें, नेपच्यून और सूर्य के बीच की दूरी है 4.5 बिलियन किलोमीटर, यानी किलोमीटर में अगर हम नापें तो, और अगर इसमें माइल्स में देखें तो 2.8 बिलियन, यानी 4.5 अरब किलोमीटर दूर है सूर्य से नेपच्यून की दूरी। यानी जो हम बुक में सोलर सिस्टम पढ़ते हैं या जो हम किताब में देखते हैं उसमें आपको यही नजर आता है कि ये इतना लंबा है, लेकिन हकीकत जो है आप देखेंगे, जो आप लेटेस्ट साइंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इससे कहीं बड़ा है। और यही वजह है कि हाल ही फिलहाल में वैज्ञानिकों ने, जो साइंस मैगजीन में आया था, वो भी मैं थोड़ा चर्चा करते चलूँ तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि ये ज्योग्राफी जो है वो डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसमें आपको अवेयर रहना है करंट अफेयर से भी। तो इसमें आप देखेंगे तो देखिए कि कितना आगे तक है हमारा सोलर सिस्टम। तो ये तो आपका हो गया 2.8। अब देखिए इसके बाद जो हमारा बताया गया, ये बृहस्पति है और मंगल, यानी मंगल और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसको कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है आपको इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बीच की बाउंड्री कहलाते हैं। आगे चलते हैं हम इसको देखिए। अब देखिए इसको, अब देखिए ये जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आप देख रहे थे नेपच्यून तक, वो बस इतना में ही है। उसके बाद शुरू हो जाता है काइपर बेल्ट। ये कहां पे? प्लूटो के पास से। और काइपर बेल्ट के बाद भी आगे जब जाते हैं तो ओर्ट क्लाउड होता है। आगे देखिए ये प्लूटो का पाथ है, ठीक है, ये प्लूटो का पाथ है। और आगे जाएंगे तो ये ओर्ट क्लाउड होता है। ये बेसिकली छोटे छोटे अयस्क होते हैं। यहां तक माना जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम का प्रभाव मौजूद होता है। उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम इस तरह से आप देखेंगे तो सोलर सिस्टम का पाथ इस तरह से होता है। तो चलिए ये आपका हो गया सोलर सिस्टम। तो अब हम लोग जो सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अगर सोलर सिस्टम है हमारा, यानी सूर्य से लेके नेपच्यून तक, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसके प्लूटो के आगे ये काइपर बेल्ट रहता है। और उसके आगे देखेंगे जितने भी कॉमेट्स वगैरह हैं उसका आप पाथ देखेंगे तो इस तरह से आपको नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा। यानी आप देखेंगे जो हमारा सोलर सिस्टम का पाथ है इस तरह से इधर आपका नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है जब कि इस तरफ नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा यहाँ फोर्स है जो इसको इधर धक्का दे रहा है। और ये जो फोर्स है यहाँ पे या फिर इसको इस तरह से बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ इनविजिबल फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है। और यहीं पे बताया जाता है कि प्लेनेट 9 है। अभी तक खोजा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसको खोज ले। तो ये सारा हमारा सोलर सिस्टम का था। अब हम लोग जो एक एक ग्रह के बारे में बता रहे थे आपको, तो हम लोगों ने वेनस पे देखा था, तो थोड़ा सा मंगल वगैरह के बारे में हम लोग जो बेसिक चीजें, खास करके जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लें। और उसके बाद हम लोग फिर पृथ्वी की संरचना पे बात करेंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी होती है। तो मंगल जो है वो है सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट बुध के बाद, जैसा कि मैंने बताया था। और ये जो हमारा अर्थ है उसका 10वां भाग है। अगर मास की बात करें तो हमारा पृथ्वी का 1/10 है। और ये पृथ्वी से दूरी जो है इसके घटते रहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह पे बहुत सारे अभियान वगैरह गए हैं। तो जब मंगल ग्रह हमारा पृथ्वी के नजदीक होता है, तो जैसे हमारा ये सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ, और ये मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह है। तो जब मंगल ग्रह यहां होता है
मार्स तो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए अर्थ यहां मौजूद है और मंगल ग्रह यहां पे है, ऑर्बिट करते करते यहां आ गया मार्स, तो तब क्या होगा, पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा। तो जब ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तब इसकी दूरी जो होती है वो होती है आपको 56 मिलियन किलोमीटर, यानी 5 करोड़ 60 लाख, यानी 56 मिलियन किलोमीटर, या आप इसको 56 मिलियन यानी 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर, यानी 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर इसकी दूरी होती है जब सबसे नजदीक मंगल ग्रह होता है। लेकिन जब सबसे दूर होगा, यानी यहां से यहां तक, तब इसकी दूरी होती है 400 मिलियन किलोमीटर। 400 मिलियन किलोमीटर, यानी अब समझिए यहां 5.6 करोड़ 5 करोड़ 60 लाख, और यहां आपको 40 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। आप सोच लीजिए, यहां आपका ये 40 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, करोड़ किलोमीटर हो जाता है। तो जब हम मंगल का ये डिफरेंट दूरी होता है। उसी तरह से ये आउटर मोस्ट इनर प्लेनेट है, ये भी कभी कभी पूछता है कंपिटिटिव एग्जाम में। आउटर मोस्ट इनर प्लेनेट यानी सबसे किनारे पे बसा हुआ आंतरिक ग्रह, टेरेस्टेरियल ग्रह कौन है, तो वो मंगल ग्रह है। ठीक है, सूर्य से इसकी औसत दूरी अगर देखें तो 228 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से इसकी औसत दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से इसकी औसत दूरी है। इसका साल जो होता है, यानी एक चक्र जो ये सूरज का लगाता है वो है 687 दिन में। 687 दिन में इसका एक साल होता है मंगल ग्रह का। और ये तकरीबन मंगल ग्रह पे इसलिए लोग बसने की बात कर रहे हैं कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पे लगभग पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे में एक रोटेशन करता है। तो ये 24 घंटा 37 मिनट, थोड़ा पृथ्वी से ज्यादा लगता है इसको टाइम, तो 24 घंटा और 37 मिनट। तो 24 घंटा 37 मिनट में ये एक राउंड, मतलब एक अपने स्पिन पे घूम जाता है। तो ये तो मंगल ग्रह की बात हम लोगों ने किया। अब आगे आते हैं हम लोग बृहस्पति पे, यानी कि जिसको जुपिटर हम लोग कहते हैं। अब हम लोग आएंगे जुपिटर यानी बृहस्पति। तो ये आपका लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, और ये तकरीबन पृथ्वी से देखेंगे तो 320 गुना बड़ा है, यानी पृथ्वी से 320 गुना बड़ा है जुपिटर। और इसका घनत्व जो है बहुत ही कम है। अगर हम इसकी पानी की तुलना में करें तो सिर्फ पानी से 1.3 गुना ही ये 1.3 गुना घना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि सबसे जो डेंसेस्ट प्लेनेट है वो मरकरी है, और ये काफी कम घना है। ठीक है, उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तो ये पूरा जो ऑर्बिट करता है, यानी एक सूर्य जो है, सूर्य को चारों तरफ अगर ये जब जुपिटर ये करेगा तो वो तकरीबन आपको 11.86 साल लगाएगा पृथ्वी का। और ये सूर्य से इसकी औसत दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है, 778 मिलियन किलोमीटर है। और इसका सबसे खासियत है कि इसका रोटेशन काफी फास्ट होता है।
यानी ये आप अगर जाने तो ये फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट्स में आता है। यानी इसका 10 घंटा और 39 मिनट 10 घंटा और 39 मिनट्स में ये एक अक्ष पे घूम जाता है, ये घूम जाता है। और खास करके इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा खासियत है इसके सैटेलाइट, यानी इसकी चंद्रमा। जैसे हमारे पृथ्वी की चंद्रमा है, एक मून है, लेकिन ये जो जुपिटर है इसमें अनेकों मून है और इसमें से 8-9 मून्स जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछे जाते हैं और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून है इसमें। तो इसमें मून्स की संख्या अगर हम देखें तो इसको हम देखें, इसमें यानी इनके चंद्रमाओं की संख्या देखें हम, तो इनकी चंद्रमा की संख्या है 79, यानी 79 इसके अंदर डिफरेंट चंद्रमा है आपको बृहस्पति के अंदर, जिसमें से खासियत जो है 4 जो है वो सबसे बड़ा मून है जिसको गैलीलियन मून कहा जाता है। ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे उसके बाद जो ये जो आप देख रहे हैं 79 मून्स ये बहुत बाद में खोजे गए हैं, लेकिन जो गैलीलियो था उसने पहली मर्तबा देखा आपको जुपिटर के मून्स को, सैटेलाइट को देखा, और उस सैटेलाइट के आधार पे उन्होंने कम से कम 4 जो मून देखा उसका नाम रखा गया, और इस चारों मून को जो है वो चारों चंद्रमाओं को गैलीलियन मून कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये गैलीलियन मून जो है वो किस प्लैनेट्स के हैं, तो जुपिटर के हैं, और ये जुपिटर के कौन कौन से मून्स हैं वो भी कभी कभी पूछ सकता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं नीचे। तो उसमें नंबर 1 पर है आईओ, नंबर 2 पे है आपका यूरोपा, ठीक है, नंबर 2 पे यूरोपा, नंबर 3 पे है गैनीमीड, MED, गैनीमीड 3 पे हो गया गैनीमीड। और 4 पे क्या है आपको कैलिस्टो, 4 पे क्या है कैलिस्टो। तो चंद्रमा की संख्या तो 79 है, लेकिन जो गैलीलियन मून है जुपिटर पे वो 4 है। वो 4 कौन कौन है? आईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। अब इस मून में अगर हम देखें, चलिए यहां मिटाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। हम लोग जुपिटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जुपिटर के बारे में चर्चा। तो आईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो। तो इसमें गैनीमीड सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गैनीमीड जो है वो आपका सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून, यानी जो उपग्रह की बात अगर हम लोग करें तो इसका जो व्यास अगर हम देखेंगे तो 5262 किलोमीटर इसका क्या है व्यास है, व्यास यानी डायमीटर अगर हम देखें तो किसका, गैनीमीड का। ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है, और इसकी खासियत ये है कि ये एकमात्र मून है हमारे सोलर सिस्टम का जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है।
यानी अपना चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। तो ये काफी आप समझ लें कि वैज्ञानिकों के लिए एक खोज का विषय है, शोध का विषय है, और ये इस पे कई शोध चल रहे हैं। अब हम लोग जुपिटर के बाद आगे आते हैं और आगे देखते हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न के बारे में तो सैटर्न के बारे में हम लोग देखें। सैटर्न जिसको शनि ग्रह कहते हैं, शनि ग्रह हम लोग कहते हैं। तो ये शनि ग्रह जो है वो दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और ये आप देखें तो इसका व्यास जो है वो पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है, 9 गुना बड़ा है पृथ्वी से। इसका व्यास 9 गुना बड़ा है। इसका व्यास देखें, यानी 1,20,536 किलोमीटर इसका विषुवतीय व्यास, इक्वेटोरियल व्यास देखें तो ये जो है अगर बड़ा मतलब मैसिव साइज की बात अगर हम करें कि पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो ये पृथ्वी से 95 गुना बड़ा है, 95 गुना बड़ा है पृथ्वी से। ये क्या है, इसका व्यास, यानी इसका व्यास पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। लेकिन अगर एज ए होल इसको हम देखें तो ये 95 गुना बड़ा है। एक और इसकी सबसे अहम खासियत है इस सैटर्न के बारे में कि ये सोलर सिस्टम का सबसे आप देख लें कि कम घना ग्रह है, यानी इसका सबसे डेंसिटी सबसे कम है। यानी इसकी हम तुलना वाटर से करें तो सिर्फ 70% जो है वो वाटर से घना है। यानी आप समझिए कि ये 100% भी नहीं, यानी वाटर के बराबर भी नहीं है, वाटर से सिर्फ 70% ही घना है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कोई पानी है, वाटर है, और उस पर इस ग्रह को रख दे, शनि ग्रह को रख दे इस तरह से, तो उस पर तैरने लगेगा। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम का या सोलर मंडल का हमारा कौन सा ऐसा ग्रह है जो पानी के ऊपर तैरेगा, तो कौन सा ग्रह होगा, वो शनि ग्रह होगा। क्योंकि शनि ग्रह का जो घनत्व है ये काफी कम है। तो ये आप देख लें। अब इसका एक आप देखेंगे कि चारों तरफ पृथ्वी मतलब रोटेशन करता है, तो वो है आपका 29.4 साल में ये एक सूरज का रोटेशन करता है। ये जैसे मान लिया हमारा सूरज है और इसका शनि ग्रह जो रोटेशन करता है, तो 29.4 ईयर लगाता है एक रोटेशन पूरे करने में, आप देखेंगे। और ये तकरीबन आपको टिल्ट जो है सो झुका हुआ है। और इसका रिंग जो है, ये जो सैटर्न हम लोग देखते हैं, ये सैटर्न ग्रह, और इसका रिंग जो देखते हैं, रिंग सिस्टम, इसका जो रिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं, ये रिंग सिस्टम। तो इस रिंग की अगर हम यहां से यहां की लंबाई करें तो 2,70,000 किलोमीटर, जो मैंने बताया भी था इससे पहले। लगभग आप समझिए कि यहां थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये पृथ्वी से चंद्रमा के बीच में लगभग 3 लाख प्लस में आ जाएगा, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो शनि ग्रह है या जो भी जोवियन प्लेनेट है, जो गैस जाइंट प्लेनेट जिसको हम लोग कहते हैं, उसका आखिर होता क्या है, उसका आप देखेंगे तो उसके सैटेलाइट ज्यादा है, यानी उनकी चंद्रमाएं ज्यादा हैं। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें इस पे, अर्थात शनि ग्रह की, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं।
चंद्रमा की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल जो शनि ग्रह में चंद्रमा है वो तकरीबन आप देखेंगे तो 60 के आसपास है। कहीं 60 से ज्यादा भी मिल सकता है, कहीं 60 से, चूंकि ये अक्सर इस तरह की चंद्रमाओं का खोज होता रहता है, नए नए मिशंस जाते हैं और खोजा जाता है। तो ये तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया 60, लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे कि इन चंद्रमाओं को अगर हम देखें तो कुछ का कुछ किलोमीटर होता है, कुछ का 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी होता है। लेकिन अगर हम उसमें देखें कि जिसका आप व्यास तकरीबन 200 किलोमीटर, यानी कोई भी चंद्रमा है जो शनि का चक्कर लगा रहा है जिसका व्यास लगभग 200 किलोमीटर के आसपास या उससे ज्यादा हो, तो उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या की बात अगर हम लोग करेंगे तो वो तकरीबन आपको आता है टोटल 9, यानी 9 ऐसे चंद्रमा है जिसका व्यास 200 किलोमीटर से ज्यादा है। उस 9 कौन कौन सा है उसको हम लोग देख लेते हैं, 9 चंद्रमा को। तो नंबर 1 में है मीमास इनसेलिडस, दूसरा नंबर पे इनसेलेडस, ठीक है, दूसरा है इनसेलिडस। तीसरा है थियास, तीसरा है थियास। चौथा है डायोन, डायोन चौथा है डायोन। पांचवा है रेहा, ठीक है। छठा है टाइटन, अक्सर इसलिए ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि अक्सर हर कंपटीशन में चंद्रमा पे पूछता रहता है जुपिटर से, और इसमें कौन सा चंद्रमा कौन से प्लेनेट्स का है, कौन से ग्रह का है। तो टाइटन, उसके बाद है हाइपेरियन, सातवां हाइपेरियन, ठीक है, सातवां है आपका हाइपेरियन। उसके बाद आठवां है इयापेटस, आठवां है आपका इयापेटस। और नौवां है फोबे, ठीक है। तो फोइबे, ठीक है। तो ये आपके टोटल 9 है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे प्लैनेट्स जो है, ये प्लैनेट्स, ये सैटेलाइट्स जो है, इन प्लैनेट्स के किसके, सैटर्न के। तो जैसा कि मैंने जुपिटर के बारे में बताया कि सारे सैटेलाइट्स को आपको थोड़ा सा नाम जानना है, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण सैटेलाइट है उसकी क्या खासियत है वो जानना जरूरी है। उससे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो है टाइटन। टाइटन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें टाइटन के बारे में, तो टाइटन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम है। इसका आप देखेंगे व्यास तो 5150, इसका व्यास अगर देखेंगे तो 5150 किलोमीटर है। अब सोचिए, ये सब जो है इसमें से किसी का 200 है, किसी से कुछ है, किसी से कुछ है, लेकिन अगर आप देखेंगे टाइटन का तो 5150 आपका ये टाइटन का है, 5150 है। अब हम लोग इसको देखें तो ये सबसे खासियत इस सैटेलाइट का सबसे बड़ी बात है जो आपको हमेशा याद रखना है कि सोलर सिस्टम में कोई भी मून, एक तो
अक्सर आप मंगल ग्रह पे भी देखें तो उसका बहुत थीन एटमॉस्फेयर है, और किसी भी को देखा तो काफी थीन एटमॉस्फेयर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइटन का जो आपका एटमॉस्फेयर है वो काफी ठीक है, पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, आपका डेंस एटमॉस्फेयर है। तो सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लेनेट आप देखेंगे जो सैटर्न है, और उसका एकमात्र सैटेलाइट टाइटन है, जिस पे अपना एटमॉस्फेयर पाया जाता है। और वो अपना एटमॉस्फेयर काफी डेंस एटमॉस्फेयर की बात हम कर रहे हैं, और डेंस एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या है, यहां लिक्विड तरल अवस्था में झील पाई जाती है। लिक्विड मीथेन का ये झील होता है, तो यहां सरफेस पे लिक्विड मीथेन का झील पाया जाता है। तो ये तरल झील पाए जाते हैं इसके सरफेस पे, टाइटन के सरफेस पे तरल झील पाए जाते हैं, किसके, मीथेन के। तो मीथेन के झील आपको कहां पाए जाते हैं, तो टाइटन पे पाए जाते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण था। अब हम लोग यूरेनस और नेपच्यून की बात हम लोग करते हैं। तो यूरेनस जो है वो आपको थर्ड लार्जेस्ट है और अर्थ से 4 गुना बड़ा है, और इसकी सूर्य से दूरी देखें 2.87 अरब किलोमीटर है। तो पहले हम लोग इसको हटा दें, अब यूरेनस पे चलते हैं, बस हो गया। यूरेनस, हम यूरेनस की बात करेंगे तो ये तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, और आप देखेंगे तो ये टोटल इसकी जो दूरी है सूर्य से 2.87 अरब किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसकी बात इस हिसाब से करें कि ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है आकार के हिसाब से, तो ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा प्लेनेट है। किसके हिसाब से, आकार के हिसाब से, यानी आप इसको साइज कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि द्रव्यमान के अनुसार थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, या द्रव्यमान के अनुसार यूरेनस का कितना पोजीशन है, तो अगर हम यही द्रव्यमान के अनुसार दे लें, द्रव्यमान के अनुसार, यानी इसको अगर मास के हिसाब से करें, मास, तो मास के आधार पर ये 4th रैंक पे आ जाता है। मास के आधार पर ये 4th लार्जेस्ट आ जाता है। ये हमेशा ध्यान आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखना पड़ेगा। अगर वो द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है, मास नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि आकार, साइज के हिसाब से सबसे थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, तब आप यूरेनस में टिक मारेंगे जब एग्जाम दे रहे होंगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया कि द्रव्यमान के अनुसार से सबसे थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, तब आपको नेपच्यून में टिक मारना पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर आपको पूछा जाता है। तो इसमें तकरीबन अभी तक जो है सबसे अहम बात है 27 इसके चंद्रमा हैं, यानी मून्स हैं आपके इसके। सत्ताईस मून्स हैं जो अभी तक खोजे गए हैं, अभी तक प्रेजेंट में आप देखेंगे तो ये खोजे गए हैं। और इसमें मिरांडा है, एरियल है, ओम्ब्रियल है, टाइटेनिया है, ओबेरन है, बहुत सारे हैं। तो इसमें उसके बाद हम लोग चलते हैं नेपच्यून के बात करते हैं। यूरेनस
बस अब समझिए आउटर सोलर सिस्टम हमारा समाप्त होगा, फिर हम पृथ्वी पे आएंगे और पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये था कि थोड़ा सा आप जान लें, क्योंकि जब हम पृथ्वी के बारे में करेंगे तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम बना उसी टाइम में हमारा पृथ्वी भी बना, इसलिए हमें सोलर सिस्टम को स्टडी करना पड़ता है और हम लोग जानते हैं। तो नेपच्यून, नेपच्यून की बात अगर हम लोग करें तो नेपच्यून जो है स्मॉलेस्ट जायंट प्लेनेट है। जैसे कि मैंने बताया, अगर साइज के आधार पे करें तो चौथा रैंक होगा, लेकिन अगर मास के आधार पे करें तो थर्ड रैंक नेपच्यून होगा। अगर नेपच्यून को भी अगर हम साइज के आधार पे करें तो फोर्थ रैंक है ना, मास के आधार पे करें तो ये थर्ड रैंक आ जाएगा। ठीक जैसे यूरेनस के थे उसका अपोजिट आ जाएगा। तो सूर्य से औसत दूरी जो है इसका 4.49 अरब किलोमीटर है। 4.49 अरब किलोमीटर है, यानी आप समझिए सूर्य और ये नेपच्यून, तो इसकी दूरी अगर हम देखें तो ये 4.49 अरब किलोमीटर होता है। और ये पूरे सूर्य की जो परिक्रमा अगर एक बार करता है ये, तो वो टोटल 164 साल आपका लग जाता है। इसको अगर हम लोग देखें टोटल तो 164 वर्ष में एक परिक्रमा कर पाता है, तो 164 साल लग जाता है इसको पूरे सूर्य को चक्कर लगाने में, इसको नेपच्यून को। तो ये इसके अंदर देखेंगे कि जो नेपच्यून है इसके अंदर 13 जो है मून्स हैं जो अभी तक ज्ञात है, और इसमें जो लार्जेस्ट मून है उसको नाम है ट्रीटॉन। जो लार्जेस्ट मून है ट्रीटॉन। तो टाइटन अलग है, टाइटन किसका था? सैटर्न का था, और ट्रीटॉन किसका है? नेपच्यून का है। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पीसीएस में तो अक्सर पूछता है, बीपीएससी जवाब देंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछेगा। आप ट्रीटॉन दिया होगा, आप टाइटन समझ जाएंगे वहां और गलत आंसर मार के आ जाएंगे। बाद में जब आंसर की देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो अच्छा यहाँ ये दे दिया। तो ये सारे जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस का एग्जाम दे रहे हो या बीपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें काफ़ी कूल होकर ध्यान से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें माइन्यूट गलती आपको बाहर कर सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम से। तो ये सारी चीज़ें। तो चलिए, ये 8 प्लैनेट्स की बात हमने की। अब इसमें थोड़ा सा जो आप लोग जानते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, तो चलिए इसमें हम लोग सबसे अहम चीज़ है कि पहले जब आप जानते हैं, पहले जब आप लोग भी पहले पढ़ रहे होंगे आज से 10-20 साल पहले, जब प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था तो 9 ग्रह माना जाता था पृथ्वी पे, तो प्लूटो क्या हो गया? ड्वार्फ प्लेनेट हो गया। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि ड्वार्फ प्लेनेट किसको कहते हैं, आखिर ड्वार्फ प्लेनेट होता क्या है, ड्वार्फ प्लेनेट की परिभाषा क्या होती है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और देखेंगे कौन सा ड्वार्फ प्लेनेट होते हैं। तो इसको हम इस तरह से देखें कि ये जो भी प्लेनेट्स है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ये सोलर सिस्टम, ये इसका डिफिनेशन कौन करता है, इसको डिफाइन कौन करता है? तो इसको जो डिफाइन करता है उसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, या जिसको कहते हैं IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। वहां मीटिंग हुई थी आपको कब? अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में। और वोटिंग के जरिया से यह बताया गया कि प्लूटो अब ग्रह नहीं है, वो ड्वार्फ प्लेनेट है। तो इस मीटिंग में 3 चीजें क्लियर हुई थी। अक्सर ये आपको कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव में अभी तक नहीं बताया गया। नॉर्मल आप गाइड वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि प्लूटो का और नेपच्यून का पाथ एक दूसरे से कटता था, इसीलिए प्लूटो को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बात गलत है। तो सही क्या है?
उस मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ 2006 को अगस्त में, तो उसके बारे में हम लोग देखें तो उसमें 3 चीज बताया गया कि अगर कोई चीज ये 3 क्राइटेरिया 3 मानदंड में शामिल होगा तो उसको हम लोग ग्रह कहेंगे। नंबर 1, ये 3 चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, नंबर 1 में सूर्य की परिक्रमा करता हो, यानी कोई भी खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करता हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त यह बताया गया हैज सफिशिएंट मास टू एज्यूम ए नियर बाय राउंड शेप, यानी उसके अंदर इतना द्रव्यमान हो कि वो अपने एक गोलाकार बन जाए, यानी उसका द्रव्यमान इतना हो कि वह गोलाकार हो, यानी यह बताया गया कि उसका कम से कम इतना मास होना चाहिए कि वो अपने मास के अनुसार वो गोल होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। थर्ड जो था ये सबसे महत्वपूर्ण था। ये 3 क्राइटेरिया जब तक कि नहीं होगा कोई भी ग्रह नहीं होगा। और थर्ड था क्लियर द नाइबर एज अराउंड इट्स ऑर्बिट। क्लियर था यानी उसका ऑर्बिट यानी उसका पाथ पूरी तरह से साफ होना चाहिए, उसका पथ या परिक्रमा पथ आप इसको कह सकते हैं हिंदी में, परिक्रमा पथ पूरी तरह से साफ होना चाहिए। तो इन 3 में अगर तीनों क्राइटेरिया आता है तो ये तीनों क्राइटेरिया आने वाले को हम लोग प्लेनेट कहेंगे। नंबर 1 सूर्य की परिक्रमा, नंबर 2 उसका आकार गोल होना चाहिए, नंबर 3 वो परिक्रमा जब कर रहा हो तो उसका पथ पूरी तरह से साफ होना चाहिए। तो पथ पूरी तरह से साफ का मतलब क्या है कि जैसे कोई ये सूर्य है और ये कोई ग्रह है तो ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो यहां ये एक ग्रह है, यहां देख लें आप एक ग्रह है। अब क्या है कि इस ग्रह के ये ग्रह जो आप देख रहे हैं, अब यहां तो एक ग्रह है लेकिन यहां भी एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां भी 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 ऑब्जेक्ट है, यहां भी, तो ये फिर इसका पाथ तो क्लियर नहीं है। जब इसका पाथ क्लियर नहीं है तो इसका पाथ अगर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फिर ये थर्ड क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है। तो इसीलिए जब ये आप कह रहे हैं कि इस तरह से नेपच्यून एक काट दे रहा है तो ये इस कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां अगर ये एक दूसरे पे कट रहा था तो ये दूर भी हट जा रहा था। लेकिन यहां आप देखेंगे तो चूंकि प्लूटो था, प्लूटो के बाद बहुत सारे छोटे 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 ग्रह मिल गए काइपर बेल्ट में, जो अभी मैंने आपको बताया था जो छोटे छोटे थे काइपर बेल्ट। अब काइपर बेल्ट के बाद उसी तरह से हम देखेंगे जब यहाँ एस्ट्रॉयड बेल्ट रहता है वहां भी इस तरह से पाथ में छोटे 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 मिल गए। तो जब इस तरह से मिल गए तब वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं भाई अब तो हमको एक इसमें स्टैंडर्डाइज बनाना पड़ेगा और उस स्टैंडर्डाइज उस एक मापदंड के अनुसार 3 चीजें होनी जरूरी है। तो प्लूटो यही शर्त पूरा नहीं कर पा रहा था, चूंकि प्लूटो कहां था, काइपर बेल्ट के पास था और ये पूरा नहीं कर पा रहा था। अब चूंकि प्लूटो ये बात पूरा नहीं कर पा रहा था इसीलिए प्लूटो को डिस्क्वालीफाई करके बौना ग्रह। तो अब बौना ग्रह किसको कहेंगे, तो प्लूटो ये नहीं कर रहा था लेकिन प्लूटो 2 क्राइटेरिया पूरा कर रहा था, सूर्य की परिक्रमा कर रहा था और उसका द्रव्यमान इतना था कि वो गोलाकार था। तो अगर किसी का द्रव्यमान गोलाकार हो जाए, सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा हो, यानी 2 क्राइटेरिया उसके अंदर आता है, तो अगर ये 2 क्राइटेरिया आ जाता है तो उसको हम लोग बौना ग्रह कह जाते हैं, बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट। तो अब हम लोग इसको बौना ग्रह कहेंगे। तो इस तरह से बौना ग्रह बहुत है, लेकिन जो अभी तक जिसको नाम दिया गया है वो 5
ये पांचों बौना ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। उसके बाद अगर ये क्राइटेरिया भी पूरा नहीं करता हो और सिर्फ एक ये क्राइटेरिया पूरा करता हो, तब इसको क्या कहेंगे? ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसको कहते हैं, सिर्फ अगर एक क्राइटेरिया पूरा करता हो तो इसको कहते हैं एस बी, इसको कहते हैं एस बी, एस बी, एस बी यानी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, इसको कहते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, यानी इसको ट्रिपल एस बी आप कह सकते हैं, एस बी। तो अगर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पूरा कर रहा हो यहां वाला तो उसको एस बी कहेंगे, एस बी यानी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, ठीक है। यानी सूक्ष्म सौरमंडल पिंड, सौरमंडलीय पिंड, सूक्ष्म सौरमंडलीय पिंड, अगर उसको हम हिंदी में कहें तो सूक्ष्म सौरमंडलीय पिंड कहेंगे किसको? जो सिर्फ सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो तो उसको। अगर ये दोनों कर रहा हो तो ये आपको बौना ग्रह हो गया, और ये अगर तीनों चीज आ रहा हो तो उसको हम लोग ग्रह कहेंगे। तो ये सारे डिसीजन कहां हुआ था? अगस्त 2006 में हुआ था, आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका सोलर सिस्टम। तो ये पांचों बौना ग्रह को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो अब आपको हम ये 5 जो बौना ग्रह है, जो इस डिफिनेशन से, जैसे मैंने बताया कि 2 क्राइटेरिया पूरा करता है, तो उसमें कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। तो आकार के हिसाब से हम लोग सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद तो सबसे नंबर 1 पे है आपको प्लूटो। प्लूटो को देखेंगे तो इसका व्यास आप देख लें तो टोटल है आपका 2374 किलोमीटर इसका व्यास है, 2374 किलोमीटर इसका प्लूटो का व्यास है। और इसकी सूर्य से दूरी कितनी है? सूर्य से दूरी कितनी है? आकार के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं, तो सूर्य से दूरी है 40.8 AU। अब अगर आप AU की बात करेंगे तो AU कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो होता है आपको सन और ये अर्थ, ये हमारा अर्थ पृथ्वी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को AU कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये होता है आपको 14,96,00,000 किलोमीटर, यानी 14,96,00,000 किलोमीटर जो होता है वो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है। उसको हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और उस एस्ट्रोनॉमिकल से देखेंगे तो हमारा प्लूटो जो है वो सूर्य से प्लूटो की दूरी है 40.8 AU। (40.8 AU हो गया। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है 23,226 उसका स्क्वायर, ये है आपका इरिस। दूसरा जो है उसका नाम है इरिस।
ठीक है, इरिस। अब इरिस है 23,226 किलोमीटर इसका व्यास। कितना है? 23,226 326 23,026 सॉरी 2326 है आपका इसका। और ये जो है हमारा सूर्य से इसकी दूरी अगर हम देखें इरिस की, तो वह है 72.6 AU जो हम आपको बता चुके हैं अभी, ठीक है। उसी तरह इसका है। उसी तरह से आप देखेंगे तो इन पांचों में उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है उसका नाम है होमिया। थर्ड नंबर पे होमिया, HAUMEA, होमिया। होमिया जो है वो 1739 किलोमीटर इसका डायमीटर है। और इसकी अगर हम सूर्य से दूरी की बात अगर हम देखें तो ये तकरीबन 44.1 AU पे है। 44.1 AU पे, ठीक है, 44.1 AU पे ये आपको होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे, ये तीसरा था, और जो फोर्थ नंबर पे है उसका नाम है, चौथा पे मेक ये मेक है। ये है 1430 किलोमीटर इसका व्यास। आप देखेंगे तो 1430 किलोमीटर है। और इसकी दूरी अगर हम सूर्य से देखें मेक कितना दूर है, तो 45.6, ठीक है, 45.6 AU। तो ये हो गया। अब सबसे फिफ्थ लास्ट जो है साइज के आधार पे सबसे लास्ट वाला अगर हम लोग देखें तो वह है सीरीज, ठीक है, सीरीज। इसका जो साइज है वो 974 किलोमीटर है। इसका 974 किलोमीटर है। और इसकी दूरी 416 मिलियन किलोमीटर है। तो इसकी दूरी है 416 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से। यानी अगर हम देखें तो सूर्य से सबसे निकट का बौना ग्रह है सीरीज। सूर्य से सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट, अगर सूर्य के सबसे निकट की बात करें तो सीरीज की बात करेंगे, और सूर्य से सबसे दूर की बात करेंगे तो इरिस की बात करेंगे। देखिए नाम दोनों का बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको सीरीज और इरिस लगेगा कि एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक सबसे ज्यादा दूर, एक सबसे ज्यादा नजदीक। साइज के अनुसार देखें तो प्लूटो सबसे बड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो होमिया के बारे में, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये होमिया जो है वो आपको इतनी फास्ट रोटेटिंग है कि आप इसको, ये तकरीबन आपको 3 घंटा 54 मिनट, यानी 3 घंटे 54 मिनट में लगभग समझिए 4 घंटे में ये एक रोटेशन पूरा कर लेता है। और इसका जो साइज आप देखेंगे, बाकी सबका भी तो गोल है, लेकिन इसका गोल इस तरह से साइज है होमिया का। इस तरह से आप देखें, इस तरह से, तो इस तरह से एकदम अंडा आकार काफी तेज में घूमता हुआ आपको ये लगेगा होमिया का। तो होमिया जो है फास्टेस्ट रोटेटिंग सोलर ऑब्जेक्ट है। ये भी हमेशा याद रखिएगा कि ये ड्वार्फ प्लैनेट में फास्टेस्ट रोटेटिंग आपको है। तो ये सारा जो हमारा था, ये था आपका ग्रह के बारे में, और हमने आपको पूरा ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में ही बताया। तो इस ड्वार्फ प्लैनेट में जैसे सीरीज है, मेक है, एरिस है, प्लूटो, तो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट। तो इस तरह हमारा ये ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। तो ये अब हमारा ये क्लास लगभग आपका सोलर सिस्टम और
प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट सैटेलाइट नेक्स्ट होगा वो नॉर्मली आपको हम बताएंगे कि पृथ्वी के बारे में और ख़ास करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट। तो चलिए, ये था हमारा सेकंड क्लास, और ये 2 क्लास में हमने आपको सोलर सिस्टम और उसके बारे में आपको डिफरेंट क्या क्या ऑर्गेन्स हैं उसकी सारी चीज़ों को हमने इसमें समराइज किया है। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो बेसिकली अब पृथ्वी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने समझा, अब हम लोग समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग नेक्स्ट क्लास, जो थर्ड क्लास हमारा होगा उसमें हम लोग देखेंगे। थर्ड क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें हम लोग ये देखेंगे जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं उसको किस तरीके से जाना जाता है, तो उनके सोर्सेस क्या है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के डिफरेंट लेयर क्या है, उसके कौन कौन से बाउंड्रीज हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग अभी विभिन्न ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे, सोलर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग फिर पृथ्वी पे आते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ 4.6 अरब साल पहले, उसी तरह से हमारे पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है वो किस तरह से बना। उस वक्त हमारी पृथ्वी जो प्रोटो अर्थ जिसको आप कह सकते हैं, वो प्रोटो अर्थ कैसा था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे तो उस वक्त जो था तकरीबन, जैसे मैंने बोला था कि 4.6 अरब साल पहले, उस वक्त हमारा पृथ्वी जो था वो लगातार टक्कर हो रहा था। जैसा कि मैंने सोलर नेबुलर डिस्क मॉडल आपको दिखाया कि अक्सर वो एक्रीडेशन डिस्क था और अक्सर टक्कर होते रहते थे। उसी तरह से हमारे पृथ्वी में भी इस चरण में उल्का पिंडों के साथ काफ़ी टक्कर होता रहता था। और उस वक्त हमारी पृथ्वी लगभग इस तरह से थी, समझिए वो भी एक आग का गोला था और इसमें लगातार ये टकराहट हो रही थी। उसी दौरान अगर हम देखें तो जो प्री कैम्ब्रियन काल है, यानी कि जो प्रारंभिक पृथ्वी के काल थे, उस पृथ्वी के काल में एक दिन मात्र 8 घंटे का होता था, यानी पृथ्वी काफी तेजी से रोटेट कर रही थी। लेकिन फिर हमारा ये पृथ्वी कैसे इस स्थिति में पहुंचा कि 24 घंटे का दिन और रात और ये अस्थायी मौसम होता है, उसके बारे में हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो उस वक्त जो हमारा पृथ्वी था, उस वक्त हमारा पृथ्वी जैसे, तो लगभग आप देखेंगे 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ, यानी 4.6 अरब साल पहले हमारा पृथ्वी बना। उस वक्त लगातार टक्कर हो रहा था और तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हमारा चंद्रमा का निर्माण हुआ। और जो संभवतः पृथ्वी के बहुत बड़े खगोलीय पिंड, कैसे टक्कर हुआ कि एक पृथ्वी बहुत बड़े खगोलीय पिंड से टकरा गया, यानी लगभग ये माना जा रहा है कि जो हमारा मंगल ग्रह है उसके आकार का कोई एक प्लेनेट था जो हमारे पृथ्वी से टकराया, और टकराने के पश्चात ये पृथ्वी को धीमा कर दिया, और तब से जो 8 घंटे कर रहा था अब 24 घंटे का हो गया एक रोटेशन। और टकराने की वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री
झुक गई, जिसकी वजह से हमारा डिफरेंट ऋतु परिवर्तन होता है, स्टेबल मौसम होता है। और फाइनली उससे तो किस तरह से हुआ वो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा प्रोटो अर्थ था जैसा कि मैंने बताया, और एक इसको प्रोटो अर्थ हम लोग कहते हैं या प्रारंभिक अर्थ। उसी तरह से एक छोटा सा मंगल ग्रह के आकार का प्लेनेट था, ये दोनों आ गया था, जिसका नाम थिया था, थिया था इसका नाम, और ये दोनों में क्या हुआ कि टकरा गया। इस तरह से आप देखिए ये दोनों टकराया, और ये दोनों टकराने के पश्चात इसको कहा जाता है जायंट इंपैक्ट, इसको जायंट इंपैक्ट कहा जाता है, यानी इसको जायंट इंपैक्ट कहा जाता है। और ये जायंट इंपैक्ट कराने के पश्चात फाइनली आपका सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा जो वर्तमान स्थिति में है वो आपको आया इस तरह से, ये देखिए पृथ्वी और चंद्रमा। तो इस तरह से जो हमारा वर्तमान में पृथ्वी और चंद्रमा है, तो इस तरह से चंद्रमा का निर्माण आपका हुआ। आगे हम लोग देखेंगे इसी में चलिए, तो इसके कारण अगर हम देखें आगे इसी स्लाइड में आगे, तो ये टकराहट हुआ, और जिस तरह से हमारी पृथ्वी था, तो पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में क्या था कि एक पिघला हुआ अवस्था में था, लिक्विड अवस्था में था, और धीरे धीरे जो भारी चीजें थी वो पृथ्वी के कोर में चली गई। इसी वजह से हमारा पृथ्वी का कोर जो है वो ठोस आयरन और निकेल का बना हुआ है, और जो ऊपर का भाग है वो सिलिकेट का है, अर्थात जो हल्की चीजें हैं, जैसे कि कोई आप पानी मिलाते हैं और उसमें जो भारी चीजें रहती है वो नीचे बैठ जाती है, जो हल्की चीजें रहती है वो ऊपर हो जाती है। तो इसी में आगे जो ये मेरा स्लाइड है इसको आप देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो ये, तो ये देखिए, तो पृथ्वी पर जो अब हम देखते हैं कि जो मौसमी और स्थिर जलवायु क्षेत्र है जो मैंने बताया था, ये चंद्रमा के कारण है। और उसी तरह से प्रारंभिक वायुमंडल में, जैसे कि हम लोग आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में आपको बताएंगे क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग देखेंगे जो हमारा वायुमंडल है, आखिर ये वायुमंडल है क्या, और ये इसको कौन सा वायुमंडल कहा जाता है। ये भी कभी कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमारे पृथ्वी का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा वायुमंडल है जो वर्तमान में हम लोग जिसमें सांस ले रहे हैं, जिसमें 78% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, तो ये कौन सा वायुमंडल है। तो ये आपका थर्ड वायुमंडल है। फर्स्ट वायुमंडल इस टाइम में बना था जिस वक्त आप देखेंगे तो सिर्फ 80% जो था जलवाष्प होता था, 20% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मीथेन इत्यादि वगैरह इसमें होता था। उसी तरह से आगे हम लोग देखें तो तकरीबन 4.2 अरब साल पहले, 4.2 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का तापमान थोड़ा सा नीचे हुआ, वो आपको 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हुआ। और फिर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह ठोस हुआ एवं तरल पानी पहली बार, यानी जब 100 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हुआ तो जो पानी था वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, जो जलवाष्प के रूप में था वो लिक्विड फॉर्म में आया, और फिर लिक्विड फॉर्म में हुआ तो उसके बाद पहली बार पानी उत्पन्न हुआ। और फिर हम लोग देखेंगे कि यही पानी तकरीबन देखेंगे उसके और 500 मिलियन बाद लगातार बारिश होती रही, और फाइनली हमारा जो पृथ्वी था वो सागर बना, हमारे यहाँ महासागर बना, और ये महासागरों का फाइनली निर्माण हुआ। उसी तरह से आप देखेंगे तो ये महासागरों का निर्माण हुआ, और उसी तरह से फिर देखेंगे कि महासागरों के निर्माण के पश्चात आप देखेंगे कि आगे उसी महासागर से हमारे जीवों की उत्पत्ति हुई, और सबसे पहला जीव जो था वो साइनोबैक्टीरिया था, और जिसको बाद में हम लोग हाइड्रोफोबिक, बहुत सारे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट अभी भी सागर के अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी
तो ये आपको एक था कि ये ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में आपको ये मैंने आपको बताया। तो ये ओरिजिन ऑफ अर्थ था। अब हम लोग इस अर्थ पे ही देखेंगे कि अर्थ का पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये आपने देख लिया पृथ्वी का, जैसे कि मैंने बताया कि जब ये पृथ्वी पे लगातार टक्कर हो रहा था, पृथ्वी लिक्विड अवस्था में था, तो जब लिक्विड अवस्था में था तो फिर क्या हुआ कि उसके केंद्र में जो हैवी मेटल्स थे वो चले गए, जमा हो गए। तो इसका वजह से क्या हो गया कि जो पृथ्वी का कोर था वो आयरन और निकेल का बन गया, जो हैवी मेटल था वहां जाके जमा हो गया, और जो छोटे छोटे थे वो आपको यहां पे आ गए। ठीक है, वो आपको यहां पे आपके आ गए। तो यहां पे आपका एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सारी चीजें आपको यहां हुई। और इस तरह से पृथ्वी धीरे धीरे जब ठंडा हो गया तो क्या हो गया, पृथ्वी जब ठंडा हुआ तो अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने बताया था कि जो सोर्सेस हैं कि किस सोर्स के आधार पे हम लोग इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर में ठोस निकेल है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वो तकरीबन आप देखेंगे तो यहाँ तक है केंद्र, लेकिन यहाँ तक तो आज तक कोई भी नहीं किया है। आप देखेंगे तो आप मंगल ग्रह तक चले गए हैं, काफी आगे तक चले गए हैं, लेकिन सिर्फ पृथ्वी के यहाँ तक नहीं जा पाए हैं, यहाँ तक भी नहीं जा पाए। ज्यादा से ज्यादा जो अभी तक गहराई है वो आप देखेंगे 12 किलोमीटर तक, जो कोआला पेनिनसुला है रसिया के पास, वहां किया गया था। तो ये एक उसी तरह से बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे कि सेफोर्ड है, बहुत सारे अभियान हैं जिसके तहत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में क्या आपको पता है कि भारत में भी इस तरह का अभियान चल रहा है, कौन सी जगह चल रहा है? ये सारी चीजों को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कशन करेंगे कि 2 तरह के सोर्सेस होते हैं, वो कौन कौन से सोर्सेस हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत ये लिखिए, पृथ्वी की आंतरिक अब जानने के स्रोत तो 2 होता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष, नंबर 2 अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट इन, अब हम लोग देखेंगे 2 सोर्सेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट सोर्सेस क्या है? डायरेक्ट सोर्सेस में आपको आ जाता है कि जब कोई खान हम खनिज को खोलते हैं और कई किलोमीटर तक नीचे जाते हैं तो अब उसके डिफरेंट आपको लेयर भी दिखाई देता है, उसके अंदर प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। उसी तरह से जब कहीं भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो भी नीचे से जब सामान उसके जो मटेरियल्स होते हैं, मैग्मा, लावा वगैरह ऊपर आता है, फिर उसका वैज्ञानिक स्टडी करते हैं। तो इस तरह के जो सोर्सेस हैं जो डायरेक्ट ऑब्जर्व करके हम करते हैं तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट सोर्स। अर्थात उस तरह से कि जैसे कोई ये हमारा ये पेन है हमारे हाथ में, इसको हम सीधा अपने आंख से देख रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि अच्छा इस पे लिखा हुआ है मैक्स हब या इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसको पेन को जानने का डायरेक्ट सोर्स है। लेकिन पेन के अंदर क्या है वो तो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको खोलेंगे तो नहीं। अगर हम ये खोलना संभव होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खोल पाएंगे, चूंकि पृथ्वी काफी बड़ा होता है तो यहां तक तो कोई गया ही नहीं है, तो उसके लिए अगर इसको हमको खोलना संभव नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस पेन के अंदर कौन कौन से कैसे ये पेन काम कर रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको देखता है ऊपर से, अच्छा ठीक है, आपका नब्ज देख लिया, आंख देख लिया, जुबान देख लिया, उसके बाद फिर आगे वो क्या करता है, एक स्टेथोस्कोप लगाता है, आपके दिल की धड़कन चेक करता है,
फिर आपको स्फेग्मोमैनोमीटर लगाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जांचने का आना, फिर लगाता है। तो वो क्या होता है, जो आपके दिल के अंदर का चीज है वो चाहे ईसीजी करता है, तो ये सारी चीजें जो करता है वो आपके दिल के अंदर तो जाके दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक डिवाइस लगा के करता है, और यही डिवाइस से जो प्राप्त होता है वो होता है इनडायरेक्ट सोर्स। इसी तरह हम पृथ्वी के अंदर जो भूकंपीय तरंगें निकलती हैं उसमें एस वेव्स होता है, पी वेव्स होता है, आर वेव्स होता है, एल वेव्स होता है, बहुत सारे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब भूकंपीय गतिविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वेव्स के आधार पे इसके डिफरेंट लेयर का हम लोग निर्धारित करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जगह में आप देखेंगे तो जो इनडायरेक्ट सोर्सेस है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सोलर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्योंकि आज से 4.6 अरब साल पहले सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, उसी टाइम में हमारे पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि उसी वक्त हमारे पृथ्वी बने। तो उस वक्त का कोई अगर मेट्रोइड्स है, उस वक्त का कोई उल्का पिंड है, तो उसका भी स्टडी करके हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, तो इन सोर्सेस में डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा नेक्स्ट यानी कल वाले क्लास में आपको हम करेंगे। और कल वाला क्लास ठीक यही टाइम में है।